डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ बच्चों को एक डाउट आया है और ये डाउट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डाउट ये है कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ये सब प्रॉब्लम्स देखे थे बलून वाले। तो बलून वाले प्रॉब्लम्स में बच्चों ने ये पूछा कि सर जैसे कि मान लो ये बलून है ऊपर जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आखिर स्मॉल जी कहाँ गया? क्या स्मॉल जी का यहाँ कोई रोल नहीं है? क्या स्मॉल जी वहाँ एक्ट नहीं कर रहा? क्योंकि क्वेश्चन में तो स्मॉल जी लेने के लिए बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ स्मॉल जी का क्या रोल है? क्या वो एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या हो रहा? इस बलून के पास ऊपर की ओर एक्सेलरेशन कैसे आ गया? ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि देखिए, अगर हम बलून के बारे में बात करें तो ये हमारा बलून है। ठीक है, अब क्या होता है कि बलून के ऊपर जो है नीचे की तरफ उसका वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरे बलून का जो भी वेट होगा वो वेट mg के रूप में नीचे एक्ट कर रहा होगा। ये उसका वेट है, इसको mg बोलो या सिंपली w बोलो, ये नीचे एक्ट कर रहा होगा, है ना, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। और ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा। ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा? ये एक्चुअली अंदर में देखो हॉट गैसेस बर्न हो रही हैं, जिसकी वजह से ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो वो जो नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है, वो हॉट गैसेस की वजह से, ठीक है, तो वो जो फोर्स है वो एक्चुअली बॉयंट फोर्स है, लेकिन अभी उसकी आप टेंशन मत लीजिए कि वो कौन सा फोर्स है और कैसे लगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। बस ये समझिए कि अंदर जो हॉट एयर है वो उसको ऊपर उड़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ऊपर एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को मैं F बोल देता हूँ। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, यहाँ पर दो फोर्सेस हैं। कौन से फोर्सेस हैं? तो एक तो हमारा वेट है और एक ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स F है। ठीक है, अब अगर ये फोर्स बड़ा होगा और ये छोटा होगा तभी तो ये बलून ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। यानी कि यहाँ पर F शुड बी ग्रेटर दैन W फॉर द बॉडी टू हैव अ नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस पूरे बलून के पास जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स किधर लग रहा है? देखो, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? बोलो, ऊपर की दिशा में लगेगा। जैसे मान लो ये 20 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा? 10 न्यूटन का लगेगा। किधर लगेगा? ऊपर की ओर। तो क्योंकि नेट फोर्स ऊपर की ओर है इसीलिए नेट एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर होगा। देखो, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, या मैं ऐसे बताता हूँ। नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स होता है मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहाँ पे नेट फोर्स क्या लग रहा है? नेट फोर्स लग रहा है F माइनस डब्ल्यू। यही हमारा नेट फोर्स है, बड़ा माइनस छोटा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा F माइनस डब्ल्यू अपॉन M। यही हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो क्योंकि F बड़ा है और W छोटा है तो नेट फोर्स, ये जो नेट फोर्स है ये पूरा का पूरा नेट फोर्स ये ऊपर की ओर लग रहा है, इसीलिए नेट एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर होगा। बात समझ में आई आपको? यही डियर स्टूडेंट्स, अगर नीचे वाला वेट बड़ा होता और ये वाला फोर्स छोटा होता तो इस बॉडी के पास नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर होता। ठीक है, तो सब डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स बड़ा है। अगर ऊपर वाला फोर्स नीचे से ज़्यादा बड़ा है तो नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा, और अगर नीचे वाला फोर्स बड़ा है ऊपर वाला फोर्स छोटा है तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा। ठीक है, और हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे जिसमें बलून कांस्टेंट वेलोसिटी से राइज़ कर रहा था, जैसे कि ये वाला केस था, इसमें 29 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ये बलून ऊपर जा रहा था। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वेट है, फिर से वो वेट W इक्वल टू mg एक्ट करेगा इस पूरे सिस्टम का, और ऊपर की ओर जो है ना वो फोर्स भी लग रहा होगा हॉट एयर्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर F और mg इक्वल हो जाएं, अगर F और mg इक्वल हो जाएं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर F इक्वल टू mg हो गया तो उस केस में F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए। नेट फोर्स की वजह से ये नेट एक्सेलरेशन है। नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होगा F माइनस W, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू ए। अब F और W दोनों का मैग्नीट्यूड हम सेम मान रहे हैं, तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और 0 इज इक्वल टू m इंटू ए। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0। नेट एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होगा? या तो v 0 है या तो v कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से
ऊपर मूव कर रहा होगा, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, a इज इक्वल टू 0। बात समझ आई डियर स्टूडेंट्स आपको? तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे भी मूव कर सकता है, मतलब a0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर भी मूव कर सकता है और कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे भी मूव कर सकता है। क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन दी रह सकती है हमको। यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि इट राइजेज वर्टिकली अपवर्ड्स, तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या है? 0 है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आए, दोनों केस में एक्सेलरेशन 0 होगा और दोनों केस में नेट फोर्स उसके ऊपर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो देखा आपने, तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल जी एक्ट नहीं कर रहा, चाहे आप कोई भी केस देख लो, जैसे ये वाला भी केस हमने देखा, तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल जी एक्ट नहीं कर रहा, स्मॉल जी एक्ट कर रहा है, लेकिन एक दूसरा फोर्स भी तो है जो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन ए आ जाता है ऊपर की ओर, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल इस केस में उसकी वैल्यू क्या है? 1.25 है। तो डिपेंड करता है, ये फोर्स जितना बड़ा होगा, ये एक्सेलरेशन ऊपर की ओर जो हो रहा है ये वाला, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स जगलर प्रॉब्लम्स आज हमको देखना है। जगलर प्रॉब्लम्स, जगलर आपको पता है, इस तरह से फ़ोटो भी यहाँ पे दिया हुआ है, बॉल उछालते हैं वो एक साथ, बहुत सारे बॉल्स हवा में फेंकते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूला हैं जो हमारे काम में आएंगे, जैसे कि टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला है, ये हम लगा सकते हैं u/g। जगलर जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंक रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी को ही हम क्या बोल रहे हैं? u बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। और जो मैक्सिमम हाइट है, जिस मैक्सिमम हाइट तक वो जगलर बॉल को फेंक रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट है, तो वो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमको ऑलरेडी पता है, u²/2g हम ड्राइव कर चुके हैं। टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला भी है, u/g हम ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट को हम u/g भी बोल सकते हैं और टाइम ऑफ एसेंट को हम √2h/g भी बोल सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। दोनों कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, टाइम ऑफ डिसेंट की जब हम बात करेंगे, हमको पता है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट की जब हम बात करेंगे डिसेंट की, तो s इक्वल टू ut+12 होगा। तो हम बात कर रहे हैं a से b और b से वापस a, तो b से वापस a की जब हम बात करेंगे तो b टू a में s इक्वल टू ut+12, तो s इज इक्वल टू ut, तो ut तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -12 इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से टी क्या निकल के आ जाएगा? √2h/g आ जाएगा। यही हमारा टाइम ऑफ डिसेंट है। टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंट दोनों इक्वल होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट दोनों को इक्वल करके लिखा गया है। उसको √2h/g भी बोल सकते हो और u/g भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बहुत प्यारी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो प्यारी बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लो हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो मान लो एक इनिशियल वेलोसिटी u से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया सच दैट ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो ये जो हाइट यहाँ पे हमको दिख रही है, इस हाइट को हम क्या बोल देते हैं? इस हाइट को हम h बोल देते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो अगर हम इक्वेशन लगाएं तो हम बोल सकते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है। तो v² तो 0 हो जाएगा और u² जो वो u² होगा प्लस 2 इंटू -g इंटू डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो प्लस h, ठीक है। और स्मॉल g तो हमेशा नीचे की ओर होता है नेगेटिव, वही मैंने यहाँ पे नेगेटिव रखा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा -2gh हो जाएगा, उसको उधर भेज दो तो u² इक्वल टू 2gh हो जाएगा और यहाँ से हम बोल सकते हैं u इज़ इक्वल टू √2gh, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और प्यारी बात आपको बताता हूँ कि अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स यही जो है एक अगला केस हम लेते हैं और इस बार मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैंने ड्रॉप किया सच दैट इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा और ये जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो हिट करेगा, मान लो वो v वेलोसिटी से हिट कर रहा है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या है? v है, ठीक है। तो अगर मैं a से b की बात करूँ, a से b की बात करूँ और वहाँ पे फिर से मैं इक्वेशन लगाऊँ v² इक्वल टू u² प्लस 2as मैं वहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो v² लिखूँगा, u² तो मेरा 0 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज़ -g और डिस्प्लेसमेंट है -h। क्यों? क्योंकि वो नीचे की ओर आ रहा है और इस चीज़ को मैंने क्या बोल दिया है? इसको मैंने h बोल दिया, इस हाइट को, ठीक है।
तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए माइनस एच, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा प्लस 2GH, ठीक है। तो उसको मैं इधर लिखता हूँ फिर, तो ये अल्टीमेटली इस तरह से हो जाएगा v² इज इक्वल टू 2GH, और यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू √2GH। अरे अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या पता चला 1 और 2 को कंपेयर करके दोनों की वैल्यू सेम दिख रही है हमको, √2GH है ना। तो कितनी प्यारी बात है। यानी अगर मैं इसको यहाँ डायग्राम में पुटअप करूँ तो यहाँ जो आपको इनिशियल वेलोसिटी u दिख रही है डियर स्टूडेंट्स, ये इनिशियल वेलोसिटी u क्या आ गई, √2GH आ गई। और यहाँ पर दूसरे वाले डायग्राम में ये जो आपको v दिख रहा है यहाँ पे, या आप v को देखिए, v नीचे में, ये v को हम क्या लिख रहे हैं, ये भी √2GH है। यानी देखिए जिस वेलोसिटी से वो चला था उसी वेलोसिटी से वो वापस आ जाएगा, अगर हाइट सेम है तो, है ना। अगर h सेम है, अगर h सेम है तभी तो यहाँ भी h होगा और यहाँ भी h होगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एनीवेज बताना मैं ये चाह रहा था डियर स्टूडेंट्स कि अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी √2GH हो जाती है, ठीक है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी √2GH हो जाती है। अगर फाइनल 0 है तो इनिशियल √2GH हो जाती है, और इनिशियल 0 है तो फाइनल √2GH हो जाती है। इसको याद रखना, इसको याद रख लो कि अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी √2GH हो जाती है, और अगर इनिशियल 0 है तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो √2GH हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, ये काम आता है। कहाँ काम आएगा इसके ऊपर मैं एक प्रॉब्लम भी करवा दूंगा आपको, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम बढ़ते हैं जगलर प्रॉब्लम्स में। जगलर प्रॉब्लम हम देख रहे थे, जगलर्स में हम पहला प्रॉब्लम देख रहे हैं जगलर के अंदर का। आप चाहें तो पॉज करके ये सवाल पढ़ भी सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ख़ुद से सोच सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा ट्रिकी होते हैं ये प्रॉब्लम्स, हो सकता है कि आपको एक बार में समझ ना भी आए। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, आप भी समझने की कोशिश करें, और अगर नहीं भी समझ में आए तो घबराने की बात नहीं है। बार बार जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये धीरे धीरे बात समझ में आएगी, ठीक है। तो आओ देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि अ मैन थ्रोज बॉल्स विथ सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स, ठीक है। 2 सेकंड के इंटरवल्स में वो बॉल को फेंक रहा है वन आफ्टर द अदर ऊपर की ओर। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी गिवन टाइम। स्मॉल g की वैल्यू 9.8 लेने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसको मैं आपको इमेजिन करके बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि जगलर जो बॉल फेंक रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जगलर, और ये जगलर का हाथ है, ठीक है। इस तरह से जगलर खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। और अब ये जगलर जो है ना बॉल्स फेंक रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स मैन थ्रोज बॉल्स विथ सेम स्पीड, हर बॉल को वो सेम स्पीड से फेंक रहा है, ठीक है। तो मान लो u स्पीड से वो फेंक रहा है हर बॉल को, ठीक है। तो आगे उसने ये बोला है कि सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स। यानी कि हर 2 सेकेंड पे वो एक बॉल थ्रो कर रहा है, ठीक है। ओके जी। तो मतलब किसी भी 2 बॉल के बीच का जो टाइम इंटरवल है, किसी भी 2 बॉल के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कितने सेकंड का है, 2 सेकेंड्स का है, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या चाहिए, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई। मतलब कम से कम हमको 2 से ज़्यादा, कम से कम कितना होगा, 3 होगा। 2 से ज़्यादा बॉल्स हमको चाहिए स्काई पे, हवा में हमको 2 से ज़्यादा बॉल्स चाहिए। 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम उस अगर हम पता लगाना चाहें कि भाई मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो 2 से जस्ट बड़ा एक नंबर 3 है। अभी 2.5 बॉल तो हम नहीं फेंक सकते ना, बॉल को काट के तो नहीं फेंक सकते। तो 2 से ज़्यादा मतलब हम 3 का क्वांटिटी लेते हैं। तो अगर मान लो 3 बॉल्स उसको हवा में रखना है, ठीक है, तो वो कैसे हवा में रहेगा वो हम इमेजिन करते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, बॉल को उसने फेंका, ठीक है। तो जो पहला बॉल उसने फेंका था वो बॉल ऊपर गया, और वापस से अभी उसका दूसरा हाथ भी आगे लाना पड़ेगा। तो उसका दूसरा हाथ मैं आगे लेके आता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ये उसका दूसरा हाथ है, ये इस तरह से दूसरा हाथ आगे लेके आया, ठीक है। दोनों हाथ इस तरफ है, मैं इसको रब कर देता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है। हाँ जी, दोनों हाथ उसके आ चुके हैं, दोनों हाथ से जगलिंग कर रहा है वो। और अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आप देखें, पहला बॉल जो है, पहला बॉल उसके दूसरे हाथ में आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला बॉल यहाँ पहुँच गया, ठीक है। इसकी नंबरिंग में मैं कर देता हूँ, ये फर्स्ट बॉल जो है, और सेकंड बॉल जो है वो सपोज़ यहाँ है,
ठीक है, और थर्ड बॉल जो है वो यहाँ है विच इज़ अबाउट टू लीव हिज हैंड, ठीक है। थर्ड बॉल हवा में, फर्स्ट बॉल नीचे आ रहा है और सेकंड बॉल जो है वो यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँचा हुआ है, ठीक है। अब देखें, हमने देखा है कि किसी भी दो बॉल के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कितने देर का है, 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है। किसी भी दो बॉल के बीच का जो टाइम है वो 2 सेकंड का है, ठीक है। यानी बॉल नंबर 1 और बॉल नंबर 2 के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी 2 सेकंड का है, और बॉल नंबर 2 और बॉल नंबर 3 का भी जो टाइम इंटरवल है वो भी कितना है, 2 सेकंड का है। किसी भी दो बॉल के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स पे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हर बॉल को फेंकता जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें 3 बॉल हवा में आने के लिए पहले बॉल का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, पहले बॉल का टाइम पीरियड 2 + 2 यानी टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट विच इज़ 4 सेकेंड। तो अगर पहले बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 4 सेकेंड होगा तो मिनिमम 3 बॉल हवा में आ सकता है, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अगर t = टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द फर्स्ट बॉल, ये मैं पूरा लिख देता हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द फर्स्ट बॉल = 4 सेकेंड, ठीक है। तो वहाँ पर अगर मैं, अब देखो टी का फार्मूला हमें पता है, टी टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, 2u/g होता है, ठीक है। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 4 ले लिया हमने और ये 2u/g जो है 9.8 लेने बोला, 9.8 रख दो यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 1 2 2 कट गया, तो ये u = क्या हो जाएगा, u हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब जो है, तो उसने क्या बोला है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो। अब स्पीड ऑफ द थ्रो, पहला ऑप्शन बोला 0.8, नो। एनी स्पीड लेस देन 19.6, नो। ओनली विथ 19.6, नो। मोर देन 19.6, हाँ। ये जो चौथा ऑप्शन है ये सही जवाब है हमारा। देखो 19.6 हमारा आंसर आया है, पर हमको क्या चाहिए, हमको 19.6 से थोड़ा ज़्यादा स्पीड से फेंकना है उसको। तभी तो अभी बॉल नंबर 1 दूसरे हाथ में आने से पहले बॉल नंबर 3 हवा में चाहिए हमको। बॉल नंबर 1 हवा में आने से, बॉल नंबर 1 दूसरे हाथ में गिरने से पहले तीसरा बॉल हवा में जाना चाहिए। उसके लिए स्पीड हमको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड 19.6 रखोगे ना। देखो मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, आपको बस अब ये डायग्राम देखना है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको इस डायग्राम में देख के समझना है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप डायग्राम को देखो, डायग्राम को देखो आप स्टूडेंट्स, कि अगर इनिशियल स्पीड एग्जैक्टली 19.6 हुई तो क्या होगा कि पहला बॉल दूसरे हाथ में गिरेगा, टच करेगा, तब तीसरा हवा में जाएगा। अगर u जिस स्पीड से वो बॉल को फेंक रहा है, अगर वो स्पीड एग्जैक्टली 19.6 हुई तो पहला बॉल दूसरे हाथ में गिरते ही तीसरा बॉल ऊपर निकलेगा, यानी पहला टच करेगा और तीसरा निकलेगा। लेकिन हमको चाहिए, हमको 3 बॉल कम से कम हवा में रखना है, तो हमको पहला बॉल गिरने से पहले तीसरा बॉल हवा में चाहिए, यानी पहला बॉल अपने दूसरे हाथ में टच होने से पहले तीसरा बॉल हवा में चला जाना चाहिए। तो उसके लिए हमको ये जो हाइट है इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ऐसा हो पाएगा। और वो कैसे बढ़ेगा, वो इनिशियल स्पीड को 19.6 से थोड़ा ज़्यादा तुम कर दो तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और जिसकी वजह से क्या होगा कि मान लो ये 2.1 सेकंड और ये भी 2.1 सेकंड, एसेंट और डिसेंट दोनों 2.1 हो गए। तो उससे क्या होगा कि पहला बॉल गिरने से पहले जो है तीसरा बॉल वो हवा में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की बात हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो है हमको u जो है 19.6 से ज़्यादा चाहिए। एग्जैक्टली 19.6 दोगे तो 1 टच करेगा तब 3 निकलेगा, लेकिन 19.6 से ज़्यादा दोगे तब 1 के गिरने से पहले 3 निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये नीट में पूछा हुआ सवाल है 2003 में डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, आप वापस से मुझसे पूछो, मैं वापस से समझाऊंगा आपको। लगे तो मैं कैमरा के सामने आके आपको एक्सप्लेन करूंगा अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। पहले आप खुद से ना ये केस समझने की कोशिश करें, दोबारा से इसको आप बिना देखे सॉल्व करें, सोचें, कंडीशन इमेजिन करें, ठीक है। ओके चलो एक और सवाल लेते हैं हम।
ये भी मिलता जुलता सवाल है, आप चाहें तो पॉज करके खुद इसको पढ़ें, सोचें समझें कंडीशन क्या है और ट्राई करने की कोशिश करें। चलो सवाल पढ़ते हैं। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इन क्विक सक्सेशन इन सच अ वे दैट द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द प्रीवियस वन इज एट द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो देखो टाइम इंटरवल जानना बहुत ज़रूरी है, तो टाइम इंटरवल हम जानेंगे, कोई बात नहीं, पहले हम सवाल पढ़ते हैं। सो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इन क्विक सक्सेशन। क्विक सक्सेशन मतलब जल्दी जल्दी फेंक रहे हैं एक के बाद एक, इन सच अ वे दैट द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द प्रीवियस वन इज एट द मैक्सिमम हाइट। जब पिछला वाला जो है मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है तभी दूसरे बॉल को हम फेंक रहे हैं। ठीक है, आगे उसने बोला कि इफ़ द मैक्सिमम हाइट इज़ 5 मीटर द नंबर ऑफ बॉल थ्रोन पर मिनट इज़। ठीक है, जी की वैल्यू 10 लेने के लिए उसने हमको बोला है। तो सबसे पहले तो आप देखिए मैक्सिमम हाइट क्या दिया हुआ है, 5 मीटर। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ पे एक अपना जगलर बना देता हूँ। तो ये रहा हमारा जगलर, और जगलर के हमको दोनों हाथ चाहिए। ठीक है, तो ये पहला हाथ है, ये दूसरा हाथ है, सो नाइस। और ये रहा, ये अपना बॉल को थ्रो कर रहा है। मैं इसका पाथ दिखा देता हूँ। तो ये बॉल इस तरह से जा रहा है और घूम के दूसरे हाथ में आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है, और ये मैक्सिमम हाइट हमको कितनी दी हुई है, ये हमको दी हुई है 5 मीटर। ठीक है, यही हमारा एच मैक्स है। ठीक है, अब हमें तो पता है कि जो हमारा एच मैक्स होता है, एच मैक्स क्या होता है, एच मैक्स होता है u²/2g। ठीक है, तो एक तो यहाँ से हमको एच मैक्स पता है, तो हम यहाँ से u निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमें ये भी पता है कि जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है u/g। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट भी हमें पता है u/g, और नहीं तो टाइम ऑफ एसेंट का एक दूसरा फॉर्मूला भी आपको बताया था, √2h/g। मतलब जो ये टाइम ऑफ डिसेंट है एक्चुअली, और एसेंट और डिसेंट तो दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो चलो टाइम ऑफ एसेंट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा √2 इंटू h/g। तो h कितना है, 5 है, और g जो है वो 10 है। तो यहाँ से ये अल्टीमेटली 1 सेकेंड आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने इस तरह से टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट किया है। देखो आप चाहें तो ये एच मैक्स का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमको ये पता है, ये सब पता है, u मिल जाएगा, और u की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो टाइम ऑफ एसेंट भी मिल जाएगा। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ना टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट कर लिया 1 सेकेंड। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारा एक बॉल यहाँ आ जाए, ठीक है, तब दूसरा बॉल वो, मतलब एक बॉल यहाँ पहुँच गया है, उस टाइम पे मैक्सिमम हाइट पहुँचा, तब दूसरा बॉल वो फेंक रहा है। यानी किसी भी दो बॉल के बीच का जो टाइम इंटरवल है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई एक बॉल जब यहाँ है, पहला वाला यहाँ है, तो दूसरा वाला फेंक रहा है वो। ठीक है, पहला वाला जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा तो दूसरा वाला वो फेंक रहा है। यानी कि पहले और दूसरे बॉल के बीच में जो टाइम इंटरवल है, ये वाला जो टाइम इंटरवल है, ये एक्चुअली टाइम ऑफ एसेंट है। ठीक है, यानी ये जो टाइम इंटरवल है, ये टाइम ऑफ एसेंट वो कितना है, 5 सेकेंड। ठीक है, यानी किसी भी दो बॉल के बीच का जो 5 सेकेंड लिख दिया मैंने, 1 सेकेंड है वो, तो वेरी सॉरी, ये है 1 सेकेंड। ठीक है, ये 1 सेकेंड जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया। तो पता ये चला कि किसी भी दो बॉल के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड का है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे उसने पूछा क्या है, द नंबर ऑफ बॉल थ्रोन पर मिनट इज़, पर मिनट यानी 60 सेकेंड में वो कितने बॉल को थ्रो करेगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन इन 60 सेकेंड्स। उसी क्वेश्चन को रीफ्रेम कर रहा हूँ मैं, आई एम रीफ्रेमिंग द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन पर मिनट, यानी नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि वो 1 सेकेंड में कितने बॉल्स थ्रो कर रहा है, कितने, सोचिए आप। यानी प्यारे बच्चों, पता ये चला कि जब कभी कोई बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा वो अगला बॉल फेंक देगा, फिर वो बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर अगला बॉल फेंक देगा, फिर वो बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर अगला बॉल फेंक देगा। यानी जैसे ही कोई बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है वो अगला बॉल फेंक देता है। यानी डियर स्टूडेंट्स कि हर 1 सेकेंड में वो एक बॉल फेंक दे रहा है, क्योंकि जैसे ही पिछला बॉल ऊपर पहुंच रहा है, यानी 1 सेकेंड में, उतने देर में वो अगला बॉल फेंक दे रहा है। यानी कि पिछला बॉल ऊपर पहुंचते ही वो अगला बॉल फेंक दे रहा है। यानी कि हर 1 सेकंड के बाद वो एक बॉल फेंक दे रहा है, यानी हर 1 सेकंड में वो एक बॉल फेंक रहा है। तो हर 1 सेकंड में वो एक बॉल फेंक रहा है।
तो 60 सेकंड में कितने बॉल्स फेंकेगा? 60 बॉल्स फेंकेगा डियर स्टूडेंट्स। और यही हमारा आंसर है कि 1 मिनट में उसने कितने बॉल्स थ्रो कर दिए? 60 बॉल्स कर दिए होंगे। यानी हमारा सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये वाला इक्वेशन जो है मैंने यूज़ नहीं किया है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। आई हैव नॉट यूज्ड दिस इक्वेशन, although I could have used it but I haven't used it. You can use those equations as well. एग्जाम के टाइम पे आपके दिमाग में जो भी इक्वेशन आ रहा होगा वो आप यूज़ करके, the ultimate goal is that you have to find the time of ascent. Once you have found out the time of ascent, you have automatically got the time difference between time interval between two balls. And once you have got the time interval between two balls, you have got the number of balls thrown per second. ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं पर सेकंड एक बॉल फेंक रहा है, तो 60 सेकंड में 60 बॉल्स हो जाएंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स? ओके जी, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कॉपी तो आपने किया नहीं डियर स्टूडेंट्स, कॉपी तो किया नहीं आपने, तो कॉपी कर लो। कहाँ से कॉपी करना चाहेंगे? यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आप कॉपी कर लें पहले तो ये जगलर के कुछ बेसिक फार्मूले। ठीक है, और जो है यहाँ पर फिर आप ये कॉपी कर लें। यहाँ मैंने बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो फाइनल रूट 2gh होता है, और फाइनल 0 हो तो इनिशियल रूट 2gh होता है। और फिर ये पहला प्रॉब्लम था हमारा जगलर वाला, और फिर ये जगलर वाला दूसरा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहले आप ये कॉपी कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, कॉपी कर लो पॉज करके, और फिर पॉज करके आप ये कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल वैसे मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल नहीं है, ये एक रैंडम सवाल है, ये अपना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर का सवाल है। लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों का ये डाउट था, और मैं भी चाहता था कि इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप मेमोराइज़ कर लें, क्योंकि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो बार बार, तो इसलिए जो है मैं ये सवाल लेके आया हूँ आपके लिए। तो कुछ बच्चों को मैंने डाउट्स में ये सोल्यूशन भी करके भेजा था, जिसको समझ गया अच्छी बात, इसको नहीं भी समझा तो आप यहाँ पे देख लो। सवाल पहले पढ़ते हैं, इसमें सवाल क्या कह रहा है वो, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा फॉर सम टाइम after which it decelerates at a constant rate of beta and comes to rest. If the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is. ठीक है, तो बेसिकली जर्नी के दो पार्ट हैं यहाँ पे। पहले पार्ट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और दूसरे पार्ट में कांस्टेंट रिटार्डेशन है। ठीक है, तो ए से बी और बी से सी, यहाँ दो पार्ट हैं जर्नी के, सच दैट इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 शो किया है, और वो रेस्ट से शुरू हो रहा। ए से बी तक जो जर्नी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रही है, यानी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन उसको मैं A1 बोल देता हूँ, उसको उसने अल्फा बोला है। ठीक है, और बी से सी तक रिटार्डेशन शुरू हो जाता है, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की दिशा बदल जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ दिशा बदल दिया है, और इसको मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बीटा। साइन के साथ लिखोगे तो माइनस बीटा लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो मैं बीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ए से बी तक एक्सेलरेशन है और बी से सी तक रिटार्डेशन है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है और रिटार्डेशन भी कांस्टेंट है, इसीलिए वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट और कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ए से बी तक कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ए से बी तक कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, और बी से सी तक कांस्टेंट एंड नेगेटिव, है ना। वीटी का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो वीटी का स्लोप यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, एंड देन वीटी का स्लोप यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड नेगेटिव। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो टोटल टाइम हमारा है, टोटल टाइम, वो टोटल टाइम को हमने टी बोला है, और जर्नी के जो पहले पार्ट में जो टाइम है उस टाइम को T1 बोला है। ठीक है, तो वो जर्नी के सेकेंड पार्ट में जो टाइम होगा डियर स्टूडेंट्स, जर्नी के सेकेंड पार्ट में टाइम क्या हो जाएगा? T माइनस T1। तो जर्नी के सेकंड पार्ट में डिस्टेंस टाइम हो जाएगा T माइनस T1, इजंट इट? ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी? कहाँ पे होगी आप सोचें डिस्टेंस, सोच के मुझे बताएं कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी। बिल्कुल सही जवाब है, पॉइंट बी पर जो है वो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए से बी तक वेलोसिटी बढ़ती गई है, और बी के बाद तो घटना शुरू हो गई, बी के बाद तो रिटार्डेशन शुरू हो गया ना, तो बी के बाद वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी। ए से बी तक बढ़ती गई, यानी कि जो पॉइंट बी है वहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ग्राफ में अगर आप देखें तो ये वाला जो पॉइंट है वो वी मैक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी पहले बढ़ी है और फिर बढ़ के बाद घटना शुरू हो गई, घट के वापस जीरो हो गई। तो देखिए 0 से शुरू हुई, बढ़ के मैक्सिमम हुई, और फिर घट के वापस से 0 हो गई। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यही जो है जर्नी के दो पार्ट हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पहला पार्ट है जर्नी का, ये टोटल टाइम जो है इसी को T बोला जा रहा है, और ये जो टाइम है ये T1 है, और ये वाला जो टाइम है ये T माइनस T1 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, जर्नी के पहले पार्ट के लिए मैं लिख रहा हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं लिख रहा हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस
80। तो पहले पार्ट के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो वी मैक्स है और यू जो है वो तो 0 है और प्लस ए अल्फ़ा है और ये टाइम जो है वो t1 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये जर्नी के पहले पार्ट के लिए क्या हो गया, वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू t1। ठीक है, ये फ्रॉम कहाँ से कहाँ है, ए टू बी के लिए हमने अप्लाई किया है वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा t1। ठीक है, अच्छा, और जर्नी के दूसरे पार्ट के लिए भी हम लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस 80। तो जर्नी के दूसरे पार्ट के लिए फिर से मैं लगा रहा हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v मैक्स हो जाएगी और ये रिटार्डेशन माइनस बीटा इंटू टाइम। तो जर्नी के सेकंड पार्ट के लिए टाइम को हमने बोला है t माइनस t1 बोला है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि v मैक्स इज़ नथिंग बट बीटा t माइनस t1, इस तरह से हम बोल सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, पुटिंग 1 इन 2, तो हम 1 को 2 में रख रहे हैं। ठीक है, तो हम किसकी वैल्यू बेसिकली सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, हम t1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ वी मैक्स इज इक्वल टू बीटा इंटू टी माइनस t1। सो t1 इज़ व्हाट, t1 इज़ नथिंग बट वी मैक्स अपॉन अल्फ़ा। ये इक्वेशन नंबर 1 से मैंने लिखा है। ठीक है, t1 की वैल्यू वी मैक्स अपॉन अल्फ़ा मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बीटा टी माइनस बीटा वी मैक्स अपॉन अल्फ़ा और इधर क्या है, वी मैक्स है। ठीक है, अब ये नेगेटिव वाले टर्म को उधर भेज देते हैं तो ये वी मैक्स हो जाएगा प्लस बीटा वी मैक्स अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा टी। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से वी मैक्स अगर हम कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इंटू टी। ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें डिस्टेंस तो ये हो जाएगा वी मैक्स इंटू अंदर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा और RHS में हमारा क्या है, बीटा इंटू टी। ठीक है, तो ये बीटा इंटू टी हो गया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखो क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा वी मैक्स इज़ नथिंग बट अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। वी मैक्स इज़ अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ टी क्या है, टोटल टाइम है जिसको हमने कैपिटल टी बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अब इसको आप एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लें, वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, जहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आपको ना मैग्नीट्यूड वाइज पुट करनी है, क्योंकि साइन हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। आप देखिए साइन हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। ये देखिए बीटा का साइन यहाँ पे पुट किया है नेगेटिव। ठीक है, तो क्योंकि साइन ऑलरेडी पुट कर चुके हैं तो फाइनल जो फॉर्मूला आया है इसको जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ अल्फ़ा और बीटा के सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हमको पुटअप करने हैं। तो मैं चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स आप पॉज करके पहले ये कॉपी डाउन कर लें। ठीक है, और उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें और उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ये सब कॉपी डाउन कर लिया होगा पॉज करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये सवाल एप्लीकेशन है बेसिकली इस फार्मूला का। तो आइए देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। Engine of a motorcycle can produce a maximum acceleration of 5 meter per second square. Its brakes can produce a maximum retardation of 10 meter per second square. What is the minimum time in which it can cover a distance of 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो कोई नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे बस सिंपली आपको देखना है कि जर्नी के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और दूसरे पार्ट में यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पूछा है कि टाइम इन विच इट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। टाइम पूछा है बेसिकली, यहाँ पे टोटल टाइम है ना ये, तो टाइम इन विच इट कैन कवर डिस्टेंस ऑफ इतना, मतलब ये टोटल डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर का ट्रैवल करने के लिए उसको टोटल टाइम कितना लगेगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो हमने वी मैक्स यहाँ पे कैलकुलेट किया वो हमारा आया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमने अभी अभी डिराइव किया, जहाँ टी टोटल टाइम है फॉर द जर्नी। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कैसे मिलेगा, हमको पता है कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको
डिस्प्लेसमेंट देता है, और अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इस ग्राफ का टोटल एरिया निकाल लें तो ये टोटल एरिया हमको टोटल डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो मैं वहाँ से लिख सकता हूँ कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज़ नथिंग बट द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। और ग्राफ का जो टोटल एरिया है वो क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमको ये कंप्लीट एरिया चाहिए, तो ये कंप्लीट एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। तो हाफ इंटू, और बेस बताइए क्या है वहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, बेस तो कैपिटल टी है और हाइट जो है वो है वी मैक्स। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इससे हमको टोटल डिस्टेंस मिलेगा। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से इज़ एस इज़ इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू, और जो वी मैक्स की वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू उठा के हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वही मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, हाफ एल्फ़ा बी टी अपॉन एल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो ये टी इस टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो फाइनल रिज़ल्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस इज़ नथिंग बट हाफ एल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर अपॉन एल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये वी मैक्स का फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड का फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, तो अब जो है हम इसी बात पे पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम टोटल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 लगाएंगे। और इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है, एस इज़ इक्वल टू हाफ एल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर अपॉन एल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इसमें हमको टोटल डिस्टेंस पता है, हमको एक्सेलरेशन पता है, रिटार्डेशन पता है, एक्सेलरेशन पता है, रिटार्डेशन पता है, और ये टोटल टाइम हमें निकालना है। तो बस अब वैल्यूज़ पुट करना है और सॉल्व करना है इसको। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 1.5 किलोमीटर है, पर उसको हम मीटर में कन्वर्ट करके 1500 मीटर रख देंगे, और ये हाफ रख देंगे इंटू एल्फ़ा इंटू बीटा, तो 5 इंटू 10, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स रखना है डियर स्टूडेंट्स, अपॉन एल्फ़ा प्लस बीटा यानी 5 प्लस 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर रख देता हूँ मैं यहाँ पे। और डियर स्टूडेंट्स अब हम चाहें तो ये देखो, ये 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 30 का कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर आप इसको अल्टीमेटली सॉल्व करें डियर स्टूडेंट्स। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 2 उधर जाएगा तो वो 60 बन जाएगा, और 60 इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 15 हो जाएगा। और यही नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये जब 15 उधर जाएगा तो ये इसको बना देगा 900 बना देगा डियर स्टूडेंट्स ये इसको। ठीक है, और अल्टीमेटली यहाँ से टी हमारा क्या आ जाएगा, टी हमारा आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 30, क्योंकि 30 इंटू 30 हमारा क्या होता है 900 होता है, तो यहाँ से टी 30 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है। तो उम्मीद है कि ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से हमने जो है टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। पिछले प्रॉब्लम में हमने वी मैक्स निकाला था, और इस प्रॉब्लम में हमने टोटल डिस्टेंस के फॉर्मूला के यूज़ करते हुए टोटल टाइम निकाल लिया है। ठीक है, अगर आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, आपको पता चल चुका है कि काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके भी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। बस ये है कि अगर फार्मूला याद रहा तो थोड़ा आपका टाइम सेव हो जाएगा, और अगर फार्मूला शॉर्टकट फार्मूला याद नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं है, यू कैन ऑलवेज यूज़ द काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन टू गेट योर डिज़ायर्ड रिजल्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हम कुछ और चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए हम इतना बस करते हैं।